ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। आज हम डिजाइन्स पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होते हैं, मैंने इसका एक ब्रीफ दिया ही था, तो वील डिस्कस इट इन डिटेल। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन्स जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो ट्राई टू स्टे विद मी। अगर कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है, लेट मी नो, ओके। Now, industrial design, as I told you earlier, is the aesthetic of a product. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, आपकी भाषा में, प्रोडक्ट का एस्थेटिक जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। मतलब वो प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, है ना, वो किस तरह का दिखेगा, उसकी शेप क्या होगी, उसका डिजाइन क्या होगा, उस पे यूज किए कलर्स किस तरह के होंगे। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मैम ट्रेड ड्रेस भी तो यही है, ये तो आपने बताया था। ट्रेड ड्रेस और इंडस्ट्रियल डिजाइन में ओवरलैप है, कंसेप्चुअल ओवरलैप है, बहुत सिग्निफिकेंट। बट ये कंसेप्चुअल ओवरलैप कैसे पूरा होता है, कैसे कवर होता है, इसे हम कवर करेंगे, मतलब इसे मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट का एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक ऑर्नामेंटल पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का दिखेगा, है ना, वो है इंडस्ट्रियल डिजाइन। जैसे टोब्लरॉन चॉकलेट के बारे में तुम सबने सुना होगा या खाई भी होगी। उसका जो डिजाइन है वो बाकी चॉकलेट से अलग है, इट हैज अ ट्रायंगुलर शेप। खाई है टोब्लरॉन, तो खाई होगी, है ना। सिमिलरली कुछ परफ्यूम्स हैं जिसमें से एक परफ्यूम का बॉटल इज, इट रिजेंबल्स अ हील, है ना, पूरा हील वाला शू रिजेंबल करता है। एक परफ्यूम का बॉटल है जिसमें वुमेन बॉडी का अपर एरिया है उस बॉटल में। फिर बहुत सारे और तरह के परफ्यूम्स है जिनकी बॉटल की बड़ी अजीब सी यूनिक सी शेप होती है, राइट। लिपस्टिक्स की अजीब अलग सी शेप होती है। तो वही कि प्रोडक्ट का जो एस्थेटिक है, प्रोडक्ट दिखने में कैसा लगेगा, हाउ वुड दैट प्रोडक्ट लुक, ठीक है, वो है इंडस्ट्रियल डिजाइन। दैट एग्जैक्टली व्हाट एन इंडस्ट्रियल डिजाइन वुड बी। तो उसमें शेप भी आ जाती है, कन्फिगरेशन भी आ जाता है, पैटर्न, ऑर्नामेंटेशन, ये सब भी आ जाता है कि फंक्शनैलिटी क्या है उसकी, ग्रिप कैसी है, हाउ इजी इज इट टू यूज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट द डिजाइंस एक्ट और द इंडस्ट्रियल डिजाइन इज कंसर्न्ड अबाउट इज हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट को कैसा दिखाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट आप जिस तरह से उस प्रोडक्ट को शेप कर रहे हैं, जैसे उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जैसे उसको एक आउटर लुक, एक फिजिकल अपीयरेंस दे रहे हैं, वैसा अपीयरेंस किसी भी चीज का नहीं है। वैसे अपीयरेंस उस ब्रांड में या उस प्रोडक्ट लाइन में किसी भी चीज का नहीं है। जैसे पहले नॉर्मल बॉटल्स आती थी, लेकिन एक परफ्यूम के ब्रांड ने अपनी बॉटल को शू के शेप में डिजाइन किया, उसमें हील भी ऐड करी, बिल्कुल जूता ही बना दिया, एकदम हील्ड शू। वो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसी की देखा देखी फिर और नई नई तरह की बॉटल्स आई, जहाँ पे एक वुमेन का बस्ट बॉटल के फॉर्म में निकाला गया है। फिर लिपस्टिक्स की शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्क्वायर शेप एंड व्हाट नॉट। एक जमाना था जब सिलेंड्रिकल शेप ही, वो एक स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप आया करती थी लिपस्टिक्स में, जब मैं छोटी थी। ठीक है, फिर वो स्क्वायर, वो शेप चेंज कर दी, अब कितनी ही तरह की शेप्स आ जाती हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या उसका फंक्शन है, उसे कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, बस इसी से मतलब है। इस पूरे के पूरे एक्ट को, जो कि डिजाइन एक्ट 2000 है, इससे और किसी भी चीज को मतलब नहीं है सिवाय इससे कि प्रोडक्ट दिख कैसा रहा होगा। गॉट इट। अब डिजाइन्स क्या हो, मतलब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, व्हाट डज इट डू, हाउ डज इट वर्क। पहले तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचते हैं, तो आप प्रोडक्ट का एक ओवरऑल अपीयरेंस भी डिसाइड करेंगे, है ना, कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, किस तरह का होगा। ये सारी चीजें आदमी सोचता ही है ऑब्वियसली। तो उसी चीज को लेकर फिर आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये जो है मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन है, इसे मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको उस रजिस्टर, वो लाइसेंस देने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन देने के लिए कि भाई उस डिजाइन को फिर कोई यूज ना कर सके, सबसे पहले कंट्रोलर जनरल जो है वो ये देखेगा कि आपने किसी चीज की नकल तो नहीं करी है। जब हम नकल करने की बात करते हैं, ये पहला असेंशियल होता है जब डिजाइन को रजिस्टर के लिए अप्लाई किया जाता है, तो पहला असेंशियल होता है यूनिकनेस, जो कि एक्चुअली आईपीआर में लगभग सारी ही चीजों का एक असेंशियल फीचर है, यूनिकनेस, डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, यूनिकनेस, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब बहुत ब्रॉड है डिजाइन्स के एरिया में। मतलब यू क्रिएटेड अ डिजाइन दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर,
You created something that did not exist before. That is what distinctive means. जैसे let's say कि एक एक टी शर्ट है, मैंने एक टी शर्ट बनाई और टी शर्ट पे मैंने एम एफ हुसैन की जो सिग्नेचर पेंटिंग है जिसमें हॉर्सेस हैं उसको मैंने अपनी टी शर्ट पे प्रिंट कर दिया। क्या तुम इस डिजाइन को यूनिक कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एम एफ हुसैन ऑलरेडी उस पिक्चर पेंटिंग है जो मैंने अपनी टी शर्ट पे चिपका लिया। ठीक है। तो जब हम डिस्टिंक्टिवनेस यूनिकनेस की बात करें, हम डिजाइन, डिजाइन कहीं से भी आ सकता है बच्चे। डिजाइन कैन बी अ कॉपीराइटेड थिंग, डिजाइन कैन बी अ पेंटिंग, डिजाइन कैन बी अ स्कल्पचर, डिजाइन कैन बी एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है। डिजाइन एक पोएम भी हो सकती है ना। तुमने किसी की पोएम की लाइनों को अच्छे से फॉन्ट में करके टी शर्ट पे चिपका दिया, दैट इज ऑल्सो। ये जो टी शर्ट्स वगैरह बनती हैं जिनमें फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स के डायलॉग एंड सब मूव पॉइंट और ये सब, बहुत सारी टी शर्ट्स आजकल पॉपुलर हो गई हैं। ये तुम देखते हो, अगर टेक्निकली इनको देखा जाए तो ये वायलेटिव है, क्योंकि ये डायलॉग्स जो हैं ये शो की आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हैं। दे आर काइंड ऑफ लाइक, किस में आएंगे? कॉपीराइटेड चीज में आएंगे? कॉपीराइट में आ सकते हैं क्योंकि डायलॉग है वो, है ना। इट वाज क्रिएटेड बाय समथिंग। तो ये डायलॉग्स जो टी शर्ट पे लगा दिए जाते हैं, डायलॉग्स, सॉन्ग्स के लिरिक्स, ठीक है, वो सब कुछ जो एविडेंटली कॉपीराइट में आना चाहिए, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा? समझ में आ रहा है? जैसे और बाकी जो डिज्नी के जो कैरेक्टर्स हैं, लायन किंग, सिम्बा, मुफासा को टी शर्ट पे अगर प्रिंट कर दिया, डिज्नी के प्रिंसेसेस को अगर प्रिंट कर दिया, जो उनके बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली उन्हीं का एनिमेशन है, तो कॉपीराइट भी उन्हीं का हुआ। रिसर्च लगेगी इसमें। खैर, तो डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि आप कहीं से कुछ भी नहीं उठा सकते जो पहले कोई क्रिएट कर चुका है, चाहे वो कॉपीराइटेड था या फिर वो कोई ट्रेडमार्क था। जैसे आपने सेम फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया, है ना, वो भी आप नहीं कर सकते। मतलब उसमें एक एब्सोल्यूट ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली ओरिजिनल, नोबडी थॉट अबाउट इट बिफोर। ठीक है। अब आप किसी का यूज, किसी का कॉपीराइटेड या ट्रेडमार्क फॉन्ट या लोगो अगर डिजाइन में इस्तेमाल करें तो वो आपका ओरिजिनल नहीं है, यू कॉपीड इट। भले ही आपने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, वो अब वैसा नहीं रहा जैसे उसे पुराने ओनर ने इस्तेमाल किया था। यू डेफिनेटली हैड अ बिट ऑफ क्रिएटिव juice of your own to modify it, but it is still not your original work, it is still somebody else's। डिस्टिंक्टिवनेस में हम एब्सोल्यूट ओरिजिनलिटी को देख रहे होते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। इससे पहले इस डिजाइन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इट इज a completely new design which has not been drawn by anyone, which has not been sculpted by anyone, which has not been written by anyone, nothing that has been created before. When you present the authorities with something like that, then of course they would consider giving you a registration। ठीक है। तो पहला ये है इसका जो असेंशियल है जब डिजाइन के लिए अप्लाई आप करते हैं। दूसरा, एस्थेटिक। आंखों को अपील करना चाहिए। ठीक है, आंखों को अपील करना चाहिए मतलब आंखों को अच्छा लगना चाहिए। और आंखों को ऐसे अच्छा लगना चाहिए कि आपको उसे देखकर अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। तो कोई भी ऐसी चीज जो डिस्टर्ब करे, कोई भी ऐसी चीज जो अनकंफर्टेबल करे, कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे, तो वो अपीलेबल नहीं है। इट इज नॉट अपीलेबल। So when we're talking about an appeal or an aesthetic, we have to consider a general person's point of view। जैसे let's say कि एक women shape में कुछ बना दिया, ठीक है, वो अपीलेबल, क्या वो किसी को ऑफेंड कर सकती है, किसी को खराब महसूस करवा सकती है? दैट्स ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव, किसी को करवा भी सकती है। क्या जनरल आदमी उस शेप को देखकर परेशान हो जाएगा? क्या जनरल आदमी उस शेप को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाएगा? अरे यार ये तो लेडी की शेप है। कैन अ नॉर्मल पर्सन बी ऑफेंडेड बाय दैट? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं भाई, उसमें ऑफेंस होने की क्या बात है? इट्स अ बायोलॉजिकल शेप, नेचर ने बनाई है वो, है ना। हम्म। So that is what I'm saying. Aesthetic means it needs to appeal to the eye. It only needs to appeal to the eye। मतलब उसका बस एक ही काम होना चाहिए कि वो अपीलेबल है, वो आंखों को अच्छी लग रही है। तो वो वो ऑब्सीन नहीं हो सकती, वो डेरोगेटरी नहीं हो सकती, वो हर्टफुल नहीं हो सकती, वो किसी भी तरह से
ऑफेंसिव नहीं हो सकती, अपीलेबल उसका होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, डिजाइन तभी रजिस्टर होता है जब वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक पे फोकस करे। मतलब आप एक डिजाइन को जब रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप सिर्फ अपीयरेंस को रजिस्टर करवा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी से, उस प्रोडक्ट की ऑपरेशन से, उसकी वर्किंग से डिजाइंस एक्ट को कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने अभी 2-4 दिन पहले एक डिकैंटर ऑर्डर किया। डिकैंटर वो सोप डिस्पेंसर जो होता है, ठीक है। अब वो ऐसा है, वो इट्स अ सोप समथिंग, ऐसा उसका नोजल बना हुआ है। मतलब मेरी तो बहुत ही बुरी ड्राइंग है, मतलब मैं क्या ही सोच रही हूँ, है ना, फिर भी आई विल ट्राई। और ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ है और इसके ऊपर ना शेल है, ऐसे शेल। अब इसको देख के तुम्हें कुछ स्नेल जैसा नजर आ रहा है ना, कुछ कुछ इम्प्रूव हो गई है मेरी ड्राइंग एविडेंटली। अब ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया, मतलब बिल्कुल ही, बट उसका ऐसा शेप है कि इट लुक्स लाइक अ स्नेल, सो इफ यू नो प्रेस द बैक ऑफ द स्नेल तो वो सोप आ जाता है हाथ में। अब ये, अब सोचो, अब लिक्विड सोप यू कैन फिल इन अ बॉटल, यू प्रेस द bottle and the soap comes out. That is something which Designs Act does not have anything to do with. The Designs Act is only concerned with how the product is looking. Product क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर गए हो जो फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा अलग हो गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई ऐसा टूल है, ठीक है, और स्क्रब की बात करते हैं। एक ना एक स्क्रब जैसा आता है ना, बॉडी क्लीन क्लीन करने के लिए स्क्रब। अब उस स्क्रब में क्या किया, लेट्स से स्क्रब, अब जनरली लोग तौलिया वगैरह इस्तेमाल कर लेते थे, वॉश क्लॉथ अपने आप को साफ करने के लिए पहले के टाइम पे, ठीक है। फिर ये स्क्रब बना दिया, मतलब एक स्क्रब जैसा है, कपड़ा ही जैसा है, लेकिन वो हैंडी है, थोड़ा हाथों में आ जाता है, तौलिया थोड़ा सा। अब किसी ने क्या किया कि उस पे एक ऐसा वो लगा दिया, हुक सा लगा दिया, मतलब एक बेल्ट जैसी लगा दी। अब उस स्क्रब में हाथ फंस जाता है, ठीक है। अब वो खिसकेगा नहीं, ऑब्वियसली सोप लगा है तो वो फिसल सकता है, अब वो खिसकेगा नहीं। अब आप इस डिजाइन को पेटेंट करवाना चाहते हैं तो डिजाइन एक्ट इसे पेटेंट नहीं करवाएगी। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्ट के शेप या अपीयरेंस या उससे उस पे असर नहीं पड़ता, इससे प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है। मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? तो अगर जो स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि देयर समथिंग टू होल्ड, है ना, कुछ ऐसा है जिसे आप पकड़ते हैं, या फिर क्या कहेंगे उसको, ब्रश अच्छा एग्जांपल है। तो ब्रश इज एन ऑर्डिनरी मैनुअल थिंग, राइट। अब उसमें क्या किया कि इलेक्ट्रिक ब्रश बना दिया। अब उसका जो वो ब्रिसल्स वाला पार्ट है, इट मूव्स। अब वो उसे डिजाइन का उसका रजिस्ट्रेशन लेने गए कि ये हमारा डिजाइन है, द ब्रिसल पार्ट मूव्स एंड इट क्लीन्स द माउथ ऑटोमेटिकली, इसको आप रजिस्टर कर दीजिए। डिजाइन एक्ट कहेगा नहीं जी, हम इसे रजिस्टर नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है, द प्रोडक्ट इज बिकमिंग मोर एफिशिएंट, द प्रोडक्ट हैज बिकम द फीचर दैट यू आर coming here to register is not that of appearance, it is of functionality. What I'm trying to say is कि Designs Act functionality के feature को बिल्कुल register नहीं करती, Designs Act सिर्फ और सिर्फ appearance को ही register करती है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से आपने उसको फंक्शनली इंप्रूव कर दिया है, या उसके ऑपरेशन वाइज, या उसके ईज ऑफ यूसेज जो है उसका और कन्वीनियंट कर दिया है, तो इसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी और लॉ में, किसी और प्रोटेक्शन में जाना पड़ेगा। डिजाइन लॉ आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। सो इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट हैज इंप्रूव्ड द फंक्शनैलिटी, जैसे ब्रिसल्स अब मूव कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये पेटेंट में जा सकता है, लेकिन डिजाइन एक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, प्रोटेक्ट होगा, लेकिन ये किसी और एक्ट में, किसी और लॉ में प्रोटेक्ट होगा। It will need some other kind of protection. The Designs Act will not protect it. Do you understand? Yes or no? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।